हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेंजू वर्ल्ड। और मैं आपके साथ एक न्यू वेंजू एफएफ शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है अ गेम ऑफ पावर। कुछ दिन पहले मैंने वोट रखा था जिसमें मैंने 5 फैन फिक्शन रखे थे, पर सबसे ज़्यादा वोट आए हैं अ गेम ऑफ पावर पे। तो मैं आज आपको वो शेयर कर रही हूँ। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि कहानी आपको कैसी लगी, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और हाँ गाइस, अगर बैकग्राउंड में कुछ थोड़े बहुत नॉइसेज आ जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और अब मैं बिना किसी बकवास के फैन फिक्शन स्टार्ट करती हूँ। कहानी स्टार्ट होती है 5 लेक अलायंस के महल से, जहाँ से एक लड़की भाग रही होती है। वो भागी रही होती है, तभी एक सैनिक की नज़र उस पे पड़ती है। वो सैनिक कहता है, वो देखो वो जा रही है, पकड़ो इसे। अगर इसे नहीं पकड़ा तो मालिक हमें मार डालेंगे। कम से कम 20 सैनिक उस लड़की के पीछे पड़ जाते हैं। वो लड़की भागी रही होती है। मौसम अचानक से खराब हो जाता है। बहुत तेज बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। बिजली भी बहुत तेज कड़क रही होती है। वो लड़की भागते भागते एक जंगल में चली जाती है। वो लड़की जैसे ही उस जंगल के अंदर जाती है, बाकी सैनिक वहीं पे रुक जाते हैं। सारे सैनिक घबराए हुए थे। उनमें से एक सैनिक बोलते हैं, अब क्या करें, वो तो भूत घाटी के जंगलों के अंदर चली गई। फिर दूसरा सैनिक कहता है, पकड़ना तो पड़ेगा, नहीं तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। तभी उन सैनिक का लीडर कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी कल इसकी बलि ही चढ़ानी थी और ये खुद ही अपनी बलि चढ़ा के आ चुकी है। जहाँ पे इसको जाना था ये वहाँ पे जा चुकी है, बस जल्दी चली गई, इसमें इसकी गलती है। वो लीडर कहता है यहाँ से चलना चाहिए। बाकी सारे लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। अब उसी लड़की को दिखाया जाता है जो भाग रही होती है। बारिश के कारण जंगलों में बहुत कीचड़ हो गया था, अंधेरा भी ज्यादा था, इस वजह से उस लड़की को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो एक पत्थर से टकरा के गिर जाती है। उसके घुटनों में बहुत तेज चोट लग जाती है। वहाँ से खून निकलने लगता है। वो लड़की अपना पाँव पकड़ के बैठ जाती है। फिर लड़की उस जंगलों को ही देख रही होती है। लड़की कहती है, वाह गुजिया, जहाँ से तू बचना चाहती थी वहीं पे आके फंस गई। कितने मुश्किल से जाओ सर ने मुझे वहाँ से निकाला था, पर मैं उसी जंगल में आके फंस गई। मैंने अपनी बलि खुद ही चढ़ा दी। इससे अच्छा थोड़ी देर रुक जाती, कुछ अच्छा अच्छा खाने को तो मिलता, खा के तो मरती, इतना अच्छा इज्जत होता मेरा। पर मैं तो भागते भागते जंगल में ही आ गई। मेरी किस्मत में शायद मरना ही लिखा था। उस लड़की का नाम गुजन रहता है। गुजन उठने की कोशिश करती है, पर उसके घुटने में इतना दर्द रहता है कि वो उठ ही नहीं पाती। तभी अचानक से जंगल से एक तेज आवाज आती है। गुजन वो आवाज सुन के डर जाती है। वो आवाज उसके गोल गोल घूम रही होती है, जैसे कि कोई उसका गोल गोल चक्कर लगा रहा हो। गुजन बहुत घबराई हुई रहती है और अपने चारों तरफ ही देख रही होती है। तभी अचानक से वहाँ पे एक ब्लैक पैंथर आ जाता है। ब्लैक पैंथर को देख के गुजियन बहुत ही डर जाती है और वो ब्लैक पैंथर जैसे ही अपनी दहाड़ लेता है, वैसे ही गुजियन वहाँ पे ही बेहोश हो जाती है। अब कहानी शिफ्ट उसी महल के अंदर होती है। एक लड़का कहीं जा रहा होता है। उसने वाइट ड्रेस पहना था पूरा प्रॉपर। उसके बाल काफी सुंदर थे और उसके हाथ में एक तलवार थी। वो लड़का एक कमरे के अंदर जाता है, तब उस कमरे में एक और लड़का बैठा हुआ था। वो बहुत ही सुंदर था दिखने में। उसने डार्क पर्पल और ग्रीन कलर की कॉम्बिनेशन वाली ड्रेस पहनी हुई थी। उसका बाल और भी ज्यादा सुंदर था। उसने बहुत प्यारी हेयर क्लिप लगाई हुई थी। उसकी आंखें बहुत सुंदर और बहुत गहरी थी, जैसे कोई देखे तो देखता ही रह जाए। वो लड़का कहता है, काउ वेनिंग, गुजियन ठीक है ना, वो बच के भाग गई ना। वो दूसरे वाले लड़के का नाम काउ वेनिंग रहता है। काउ वेनिंग कहता है, उसको भगा तो दिया था, पर वो भूत घाटी के जंगलों में जाके ही फंस गई। वो दूसरा लड़का जो रहता है वो डर जाता है और कहता है, क्या भूत घाटी के जंगल, हमें उसे बचाना चाहिए। ये कहते ही वो अपनी तलवार लेता है। उसकी तलवार बहुत ही अच्छी थी, बहुत लंबी पर पतली। उसकी तलवार पे एक ब्लू मोती थी। वो लड़का वो तलवार लेता है और जाने लगता है। तभी काउ वेनिंग उस लड़के को रोकता है और अपने घुटनों पे बैठ जाता है और कहता है, नहीं मास्टर सू, आप नहीं जा सकते। भूत घाटी बहुत ही घातक जगह है, मैं आपको वहाँ पे नहीं भेज सकता। वो दूसरा लड़का अपना जाओ जिसू ही रहता है। जाओ जिसू कहता है, मैं कुछ नहीं सुन सकता, मुझे अब जाना है। और ये कहते ही जाने लगता है, पर काउ वेनिंग अपना सर जमीन पे रख लेता है और कहता है, प्लीज मत जाइए, वहाँ पे बहुत ही खतरा है। काउ वेनिंग रोते रोते कहता है, अब तक तो गुजियन भी मर गई होगी, वो भूत घाटी का राजा उसे खा गया होगा। अपने जाओ जिसू की आंखों से हल्की सी आंसू आने लगती है। जाओ जिसू गुस्से में भी बहुत रहता है। जाओ जिसू अपना तलवार फेंक के कहता है,
मुझे नफरत है उस बुध घाटी से। मैं उस पूरे जंगल में आग लगा दूंगा। मैं उस राजा का सर काट के उसी के जंगलों में बलि चढ़ा दूंगा। जाओ जिसु फिर गुस्से में ही बैठ जाता है और काओ वेनिंग कुछ नहीं कहता है। काओ वेनिंग की आंखों में आंसू रहता है और जाओ जिसु की आंखों में गुस्सा भी। अब कहानी 1 साल बाद शिफ्ट होती है जहाँ पे फिर से बलि का दिन था। भूत घाटी के जंगलों के थोड़े से ही पास में बहुत सारे लोग खड़े थे। बूढ़े, बच्चे, जवान सभी वहीं पे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरा कबीला वहीं पे खड़ा हुआ है। एक थोड़े ऊंचे जगह पे सारे कबीले के लीडर खड़े थे। वहाँ पे हमें गाओचोन को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक लेटर टाइप कुछ था, पर वो लेटर बहुत ही पुराना लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो हजारों साल पहले का है। वो बहुत गंदा भी हो गया था। अपना जाओ जिसु और काओ वेनिंग भी वहीं पे थे, पर काओ वेनिंग और जाओ जिसु भीड़ में खड़े हुए थे। उन्हीं के पास में एक लड़का भी खड़ा था जो बहुत ही सुंदर था। उसकी सुंदरता की तो कोई बात ही नहीं थी। उसके बाल बहुत ही बड़े थे। उसने ना बहुत मोटी चोटी गूंद रखी थी। उसने प्रॉपर ब्लैक ड्रेस पहना था और उसके हाथ में बहुत सारे रिंग थे और उसने एक इयररिंग पहना था जिसमें से एक बिच्छू लटक रहा था। वो स्कॉर्पियन किंग का हेड था, मतलब वो अपना बिच्छू राजा था। अब गाओचोन उसके हाथ में जो लेटर था वो लेटर सबके सामने दिखा के कहता है कि हजारों साल पहले एक इंसान को एक शक्ति मिली थी। जब उस इंसान को वो शक्ति मिली तो हम सब बहुत खुश हो गए थे। हमें लगा था कि वो उस शक्ति से हम सबका कल्याण करेगा, वो हम सबकी मदद करेगा, पर उस इंसान ने उस शक्ति का गलत उपयोग किया। हम सभी लोगों को उसने मारने की कोशिश की, सारे क्लैन को हथियाने की कोशिश की। हमारे पूर्वज काफी डर गए थे। हमारे पूर्वज उनसे लड़ने के काबिल नहीं थे। फिर हमारे पूर्वजों ने विनती मांगी उससे जिसने उनको ये शक्ति दिया था। हमारे पूर्वज हाथ जोड़ के उनसे विनती किए कि हमें उसके कहर से बचा लीजिए, उसे कैद कर लीजिए। तभी अचानक से बहुत तेज बारिश हुई थी। एक बहुत बड़ा बवंडर उस जादुई इंसान को जिसके पास वो शक्ति थी उसे भूत घाटी के जंगलों में छोड़ दिया। भूत घाटी वो जंगल है जहाँ पे लाशों को दबाया जाता था। अब एक महाशक्तिशाली राजा उसके अंदर रहता है। वो सालों से जी रहा है और सालों से हम इंसानों की बलि मांगता है। जब वो कैद हुआ था तब हमें शांति मिली थी कि हम बच गए, पर अचानक से उसके जादुई हमले हम पे आने लगे। हमें समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। तभी वहाँ से एक लेटर उड़ के हमारे पूर्वजों के पास आया था। गाओचोंग उस लेटर को फिर से सबके सामने दिखाता है और कहता है ये वही लेटर है। इस लेटर में लिखा हुआ था कि तुम मुझे हर साल एक बलि चढ़ाओगे, तब मैं तुम्हारे क्लैन को कुछ नहीं करूँगा। तब से हम लोग आज तक मजबूर हैं। हमें एक ना एक इंसानों की बलि चढ़ानी पड़ती है ताकि सारे इंसान खुश रहें। हम उस भूत घाटी के राजा का कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं उसने हजारों साल से हमारे कितने सैनिकों, हमारे कितने लोगों को मार के खा गया है, पर हम मजबूर हैं और आज भी हम मजबूर हैं, इसलिए हम आज एक और बलि चढ़ाएंगे। गाओचोन सबके सामने झुकता है, मतलब ग्रीट करता है और कहता है हमें माफ कीजिएगा, हम आप लोगों को बचाने के काबिल नहीं हैं, इसलिए हमें किसी की बलि चढ़ानी पड़ती है। फिर गाओचोन किसी सैनिक को इशारा करता है, वो सैनिक हाँ कहता है और एक वहाँ पे बच्ची को लेके आता है। वो बच्ची कम से कम 10 साल की थी। उस बच्ची को देख के जाओ जिसु शौक हो जाता है। जाओ जिसु कहता है कि एक बच्ची की बलि चढ़ने वाली है क्या? काओ वेनिंग उससे कहता है कि नहीं, बच्ची की बलि नहीं चढ़ रहा होगा, कुछ और बात होगी। जाओ जिसु तो बहुत ही टेंशन में रहता है और अपना बिच्छू राजा एक अजीब सा स्माइल कर रहा होता है। गाओचोंग कहता है कि ये महान बच्ची है जो इस साल के बलि में चढ़ेगी, और ये सुन के जाओ जिसु बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और गाओचोन के पास जा ही रहा होता है, तभी काओ वेनिंग उसका हाथ रोक लेता है। काओ वेनिंग कहता है वो हमारे लीडर है, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। जाओ जिसु काओ वेनिंग का हाथ झटकता है और कहता है मैं 4 मौसम जहांगीर से हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से नहीं हूँ। काओ वेनिंग कहता है तुम भूल गए हो कि तुम्हें 20 साल पहले यहाँ पे भेज दिया गया था, अब तुम यहीं के हो और गाओचोंग हमारा लीडर है तो हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। फिर काओ वेनिंग बड़े प्यार से कहता है और जाओ सर, आप जानते हैं किसी ना किसी की बलि चढ़नी ही पड़ेगी, हम कुछ नहीं कह सकते। जाओ जिसु फिर से गुस्से में कहता है कि मुझे नफरत है भूत घाटी से, और अपना बिच्छू पता नहीं क्यों हंस रहा होता है। जाओ जिसु बिच्छू को देखता है और कहता है ये तुम्हें मजाक की बात लग रही है, एक बच्ची की बलि चढ़ रही है और तुम हंस रहे हो। बिच्छू अभी भी स्माइल कर रहा होता है, फिर बिच्छू की स्माइल बंद हो जाती है और उसका एकदम कोल्ड फेस देखने को मिलता है। बिच्छू उस कोल्ड फेस के साथ ही कहता है हंसने की तो बात है ना,
हम लोग अपने आप को योद्धा कहते हैं और हम एक बच्ची की जान ले रहे हैं। हम किस बात के योद्धा हैं? फिर बिच्छू उन सारे लीडरों को देखते हुए कहता है, ये सारे लीडर एक नंबर के दोगले हैं। ये सच कभी किसी को नहीं बताते। ये डरते हैं, ये लड़ नहीं सकते किसी से, इसलिए ये लोगों की बलि चढ़ाते हैं। फिर बिच्छू जाओ की तरफ देखता है और कहता है, और तुम, बहुत गुस्सा आ रहा है ना? तो क्या कर रहे हो तुम ये गुस्सा करके? कुछ कर पा रहे हो? सिर्फ अपना खून जला रहे हो। इतनी हिम्मत है तो उस भूत घाटी के राजा को मार के आओ, नहीं तो ये जो बलि चढ़ने का ढकोसला चलता रहता है इसे बंद करो। अपना गुस्सा इन सब चीज़ों में दिखाओ, बेमतलब का अपने दोस्तों पे नहीं। जाओसू और कुछ कहता उससे पहले काऊ वेनिंग उसे कुछ भी कहने से रोक लेता है। अपना बिच्छू राजा वहाँ से गुस्से में ही चला जाता है। जाओ गुस्से में कहता है उसकी प्रॉब्लम क्या है। काऊ वेनिंग कहता है तुम्हें पता है उसकी क्या प्रॉब्लम है। अब अपना जाओसू शांत हो जाता है क्योंकि जाओसू को बिच्छू राजा के बारे में सब कुछ पता था। जब अपना बिच्छू राजा छोटा था, कम से कम 10 साल का ही था, तभी उसकी माँ की बलि चढ़ा दी गई थी। ऐसे ही तब से ही बिच्छू अपने पापा जाओजिंग से नफरत करते हैं। वो अपने पापा के साथ रहते ही नहीं हैं। उन्होंने खुद का अपना कबीला खोल रखा है जिसको उन्होंने नाम दिया है स्कॉर्पियन सेट। उस कबीले में ज़्यादा लोग नहीं हैं, पर जितने भी हैं बहुत खतरनाक लोग हैं। अब थोड़ा शाम का वक्त हो जाता है। वो सारे लोग वहीं पे थे। एक त्योहार जैसा कुछ बनाया जा रहा था। आग लगी थी, अच्छे अच्छे खाने थे और उस छोटी सी बच्ची की एक तरीके से सब पूजा ही कर रहे थे। सब उसके सामने झुक रहे थे, उसे धन्यवाद बोल रहे थे और कुछ ना कुछ देखे जा रहे थे। अपना जाओ जिसू उसी बच्ची को देख रहा होता है। तभी काऊ वेनिंग आता है और जाओ से कहता है तुम क्या देख रहे हो? जाओ जिसू कहता है ये अभी सिर्फ 8 साल या फिर 9 साल की ही होगी। काऊ वेनिंग कहता है हाँ। जाओ जिसू कहता है फिर भी इसकी आंखों में देखो ना, बिल्कुल दर्द नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। इसकी आंखों में एक अलग सी शांति दिख रही है, पता नहीं क्यों। काऊ वेनिंग कहता है इन सब बातों को ज़्यादा मत सोचिए, आप चलिए मेरे साथ, आप ये सब देख ही नहीं पाएंगे। मुझे पता है आप किसी साल की बलि नहीं देखते हैं, तो इस साल की तो आप बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। जाओ जिसू हाँ में सर हिलाता है। काऊ वेनिंग जाओ जिसू का हाथ पकड़ लेता है और वहाँ से वो दोनों हल्का सा उड़ के वहाँ से चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद उस बच्ची को दिखाया जाता है जो उस जंगल के अंदर जा रही होती है। सब ना उस बच्ची की जैसे जय जयकार कर रहे हों। वो बच्ची अंदर चली जाती है और वो सारे लोग उस बच्ची को लास्ट अलविदा कहने के लिए अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। भूत घाटी के जंगलों के पास एकदम वीराना हो गया था जहाँ पे त्यौहार मनाया जा रहा था। एक तरीके से उस बच्ची को दिखाया जाता है जो भूत घाटी के जंगलों के अंदर हल्की हल्की चली रही होती है। तभी उस बच्ची के सामने वही ब्लैक पैंथर आ जाता है जो गुजियन के सामने भी था। वो बच्ची उस ब्लैक पैंथर को देख के डरती नहीं है और वहीं पे बैठ जाती है। फिर कहती है आप मुझे खाएंगे क्या या फिर आपके राजा? जो भी खाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो खुशी मिल रही है कि मैं यहाँ से आज़ाद हो रही हूँ, अपने माँ बाप से दूर जा रही हूँ। फिर बच्ची वहाँ पे लेट जाती है और उसकी आंखों से फाइनली आंसू निकलता है। उस बच्ची का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मम्मी उससे बहुत मार रही होती है। तभी उसके पापा उसे आके रोकते हैं और कहते हैं रहने दो, इसे इतना मत मारो, ऐसा ना हो ये अभी ही मर जाए। तुम्हें पता है ना अगले साल के बलि में यही चढ़ने वाली है। कितने सारी चीज़ें आएंगे, कुछ ना कुछ लोग देके जाएंगे और हमारे नाम भी तो बनेगी कि हमने अपनी बेटी की बलि दे दी इन लोगों को बचाने के लिए। उसकी माँ एक अजीब सी स्माइल हंसती है और कहती है हाँ ये तो है, ये मनुष्य कुछ तो काम आएगी हमारी। उस छोटी सी बच्ची का जब जन्म हुआ था तब उसके माँ बाप थोड़े तंगी में आ गए थे। तब से उसकी माँ उसे मनुष्य मानती है और बाप भी, पर गलती तो उसके बाप की ही थी और माँ की। बाप जुआ खेलता था और वो औरत छोटे मोटे अपनी गली की ही औरतों से दाव लगाया करती थी और इसी जुए से उनके सारे पैसे चले गए और उनको अपनी गलती का एहसास नहीं था। उन्हें लगता था कि ये जब से जन्म हुई है तब से उनकी किस्मत खराब हो गई है। अब उस बच्ची का फ्लैशबैक खत्म होता है और वो अभी भी लेटी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसकी आंखों से हल्की से आंसू गिर रही थी। तभी अचानक से उस जंगल में एक पर्पल और ब्लैक कलर की कुछ रोशनी टाइप दिखती है। तभी वहाँ पे एक इंसान आता है जो उस बच्ची को गोद में उठा लेता है।
वो इंसान अपने एक हाथ से उस बच्ची का आंसू पोंछता है और वहाँ से जा ही रहा होता है। वो बच्ची अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि एक बहुत सुंदर सा लड़का उसे गोद में उठा के ले जा रहा था। वो बच्ची उस आदमी से बोलती है, आप कौन हैं भैया, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। वो आदमी उस बच्ची की तरफ देखता है और कहता है, भूत घाटी के जंगलों के अंदर। वो बच्ची एकदम शांत थी, उसका एकदम कोल्ड सा फेस था। वो बच्ची कहती है, अच्छा वो राजा मुझे वहाँ पे खाएंगे क्या, आप उस राजा के सेवक हैं क्या। वो लड़का हंसता है और कहता है, नहीं मैं वहाँ का सेवक नहीं, मैं तो वहाँ का राजा हूँ। और वो अपना नाम लेता है और कहता है वैन केसिंग। वो अपना वैन केसिंग रहता है। वो बच्ची अपने मन में कहती है, हम लोग तो सोचते थे वहाँ के राजा बहुत ही गंदे दिखते होंगे, बहुत ही विशाल, जिनके बड़े बड़े नाखून होंगे, एकदम गंदे से शरीर वाले और बहुत भयानक आवाज वाले, पर इनकी आवाज कितनी मधुर है, कितनी पतली है और ये दिखते भी अच्छे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये भी इंसान को खा सकते हैं। वैन केजिंग उस बच्ची को देखता है और कहता है, क्या सोच रही हो तुम। बच्ची नाम ऐसे हिलाती है, मतलब वो कुछ नहीं सोच रही है। वैन केजिंग फिर एक स्माइल करता है और कहता है, डरना मत, कस के पकड़ लेना। बच्ची कहती है हाँ। तभी वैन केजिंग तेज तेज भागना स्टार्ट कर देता है और हमें जंगलों के पेड़ पौधे दिखाए जाते हैं। तभी वैन केजिंग वाले जगह से वैसी ही लाइट दिखाई देती है, मतलब पर्पल और ब्लैक कलर की। और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ वर्कर्स एक ना गुफे में खोद रहे होते, खुदाई कर रहे होते हैं। तभी खुदाई करते करते वहाँ से ग्रीन कलर का धुआं आने लगता है। सारे वर्कर्स बहुत खांसने लग जाते हैं और ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। अब हमें पूरे कबीले के लीडर दिखाए जाते हैं जो अपने अपने कबीले जा रहे होते हैं। वो हर साल बरली चढ़ाते समय यहाँ पे आते हैं। हमें राजकुमार जिन दिखाए जाते हैं जो जाओ जिसू से कुछ बातें कर रहे होते हैं। राजकुमार जिन कहते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। जाओ जिसू गुस्से में कहते हैं कि आपने पता नहीं मुझे यहाँ पे क्यों भेज दिया, मुझे यहाँ पे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे अपनी जगह की बहुत याद आती है। राजकुमार जिन कहते हैं कि इस जगह ने हमारी जान बचाई है, ये जगह हर साल अपने लोगों की बलि चढ़ा के हमारी जान बचाए रखता है, इसलिए हमें तुम्हें दे दिया उपहार के तौर पे हमारा सबसे अच्छा और सबसे सुंदर योद्धा। जाओ जिसू कहता है, मैं कोई उपहार में देने वाली चीज हूँ क्या। राजकुमार जन कहते हैं, माफ कीजिएगा पर अब कुछ नहीं हो सकता ना, और अपना गुस्सा बंद कीजिए और यहाँ पे बेफिक्र रहिए। तभी अचानक से एक आवाज आती है, एक इंसान की आवाज आती है जो बहुत ही तेज चिल्ला रहा होता है। सभी के सभी लोग वहाँ पे देखने लग जाते हैं। तभी सभी लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे इंसान दूसरे इंसानों को खा रहे होते हैं। जो लोग इंसानों को खा रहे होते हैं उनकी आंखें ग्रीन हो गई होती है। सारे लीडर डर के अंदर जाने लगते हैं, पर जाओ जिसू उन लोगों को बचाने के लिए वहाँ पे जाने लगता है। राजकुमार जिन जब उससे रोकते हैं, जाओ जिसू को रोकते हैं, तो जाओ जिसू कहता है, हर बात पे रुक जाता हूँ पर इस बात पे नहीं। मैं यहाँ पे रहता हूँ तो यहाँ के लोग मेरे अपने लोग हुए और मैं उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। और ये कहते ही अपना तलवार निकालता है और वहाँ से उड़ के चला जाता है। जाओ जिसू एक बार में ही बहुत सारे उन लोगों को मार देता है, पर ऐसे लोग और आते जा रहे थे। जो लोग जिसको काट रहे होते हैं वो भी वैसे ही बन जा रहे होते हैं, उनकी आंखें भी ग्रीन हो जा रही होती है और वो फिर से लड़के मारने लगते हैं। अब पूरे क्लैन में भगदड़ मच गई होती है, सब इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं और कोई भी उनकी जान बचाने के लिए आया नहीं रहता है। कम से कम कोई सैनिक भी नहीं आए होते हैं और जो 2-3 सैनिक आए होते हैं वो भी उन लोगों की तरह ही बन गए होते हैं, वो लड़ नहीं पाए होते हैं। जाओ जिसू थोड़ा अंदर जाता है ताकि वो लोगों की जान बचा सके। तभी जाओ जिसू देखता है कि कोई और भी है जो उन लोगों की मदद कर रहा है। वो अपना बिच्छू रहता है, बिच्छू सबकी मदद कर रहा होता है। बिच्छू एक बार में ही 10 लोगों को मार दे रहा होता है और बिच्छू के अंडर जितने भी लोग काम करते हैं वो भी उन लोगों को बचाने आए होते हैं। जाओ जिसू उन लोगों को मारते मारते मन में ही सोचता है, मैं इस बिच्छू को गलत भी कैसे समझूं। जब सभी लोग डर के अंदर चले गए तब ये आया है सबको बचाने के लिए। मुझे समझ में ही नहीं आता ये अच्छा इंसान है या फिर खराब इंसान। अपना जाओ जिसू और अपने बिच्छू राजा दोनों खून से बढ़ गए होते हैं। वो लड़ाई करते करते एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और यहाँ पे एक एपिक फाइटिंग सीन होती है। बिच्छू और जाओ के पीठ एक दूसरे से मिलते हैं। वो दोनों अपने हाथों को एक दूसरे के हाथों से मिला के थोड़ा ऊपर उड़ के एक बार में ही सबका गला काट देते हैं। उन दोनों की फाइट
फाइटिंग स्पिरिट और फाइटिंग स्टाइल बहुत अच्छी होती है। उन दोनों की लड़ने की एक स्टाइल थी जो देख के सभी दीवाने हो जाएं। वो लोग वहाँ के सारे वैसे लोगों को मार देते हैं। फिर जाओ जिसू आराम से अपने महल में जाता है लोगों की जान बचा के। बिच्छू वहीं पे खड़ा रहता है और उन लाशों को देख रहा होता है। बिच्छू अपने आदमियों से कहता है कि इनमें से एक लाश उठा लो, हम इस पे रिसर्च करेंगे। फिर बिच्छू भी वहाँ से चला जाता है और सबको लगता है कि ऐसे ऐसे लोग आना खत्म हो गए हैं, अब सब सेफ है। अब कुछ दिन शांति से बीत जाते हैं। अगले दिन वैसे लोग फिर से आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लैन को समझ में नहीं आ रहा होता कि होता क्या है। धीरे धीरे करके अपने आप ही लोग की आंखें ग्रीन हो जाती है और वो दूसरे लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर एक दरबार सजता है। वहाँ पे होते हैं ना कि सारे लोग एक साथ में बैठ के बातें करते हैं, मैं उसे दरबारी कहती हूँ। तो दरबार सजता है और सारे लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि ये काम भूत घाटी का है। लीडर कहता है कि हम तो हर साल बलि चढ़ाते हैं, तब ये ऐसे कैसे हो सकता है? भूत घाटी कितने खराब लोग हैं। वो अपने बातों के पक्के नहीं हैं और जाओ जिसू को तो भूत घाटी से नफरत है ही और इन सब वजह से और हो जाती है। तभी उस दरबार में किसी की एंट्री होती है और वो अपना बिच्छू राजा रहते हैं। बिच्छू राजा कहते हैं ये काम भूत घाटी का नहीं है, ये काम एक गैस का है। गाओचोंग कहते हैं गैस? कैसा गैस? बिच्छू कहते हैं कि हजारों साल पहले एक गैस निकला था जिस वजह से इंसान जानवर बन के दूसरों को काट रहे थे और वो कटे हुए इंसान उनकी तरह ही बन जा रहे थे। पता नहीं कैसे उस गैस को सील किया गया था। अब वो गैस फिर से ओपन हो गई है जिस वजह से इंसान वैसे ही बन रहे हैं। गाओचोंग कहते हैं तुम्हें कैसे पता? क्या सबूत है इसका कि ये भूत घाटी नहीं कर रही, ये काम कोई गैस कर रही है? बिच्छू राजा स्माइल करते हैं और एक किताब निकालते हैं और सबके सामने दिखाते हैं और कहते हैं शायद आपने अपने पूर्वजों की किताब नहीं पढ़ी है। पूर्वजों की किताब में ये सब कुछ लिखा हुआ है। और ये कहते ही उस किताब का वो पन्ना जहाँ पे वो सब लिखा था वो गाओचोंग को दे देते हैं और गाओचोंग वो पढ़ने लग जाते हैं। वहाँ पे बिच्छू राजा के पापा भी रहते हैं, जाओचिन बिच्छू को बहुत प्यार से देख रहे होते हैं पर बिच्छू अपने पापा पे ध्यान ही नहीं देते और वहाँ से नज़रें हटा लेते हैं। गाओचोंग कहते हैं तो अब क्या करें, इसमें सील करने का ऑप्शन तो लिखा ही नहीं है। और सॉरी गाइस, मेरी थोड़ी बहुत इंग्लिश निकल जा रही है क्योंकि शुद्ध हिंदी मेरे से बोली नहीं जाती और उतनी इंग्लिश भी नहीं आती पर शुद्ध हिंदी बोली भी नहीं जाती, तो अजीब सा कॉम्बिनेशन बना के आपको दे रही हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर दो, माफ़ कर दो। बैक टू स्टोरी। तभी वहाँ पे सेंसन कहते हैं ये काम जादुई है ना, तो जादुई लोग इसे बंद कर सकते हैं, हमें क्यों ना भूत घाटी का साथ लेना चाहिए। सेंसन थोड़े से डरपोक किस्म के इंसान हैं, वो उनके पास खुद का क्लैन है पर वो फिर भी बहुत डरते हैं। गाओचोंग अपने भाई को कहते हैं तुम्हें राजा किसने बनाया? एक तो तुम हकला हकला के बात करते हो, काफ़ी डरते भी हो, ऊपर से तुम हमारे दुश्मन से हमारी मदद मांगने के लिए कह रहे हो। तुम्हें क्या लगता है भूत घाटी हमारी मदद करेगी? स्कॉर्पियो किंग मुस्कुराते हैं और कहते हैं क्यों नहीं करेगी, अगर मांगोगे तो ज़रूर करेगी मदद। आपने कभी उनसे बात करने की कोशिश ही कहाँ की है? आप लोगों ने तो उनको एक शैतान बना के रख दिया है और उनको बलि चढ़ाते रहते हो। पता नहीं जो हम बलि चढ़ाते हैं वो वहाँ के राजा खाते हैं कि वहाँ के जानवर? और ये कहते ही वहाँ से जाने लगते हैं। गाओचोंग कहते हैं कहाँ जा रहे हो? बिच्छू कहते हैं मुझे यहाँ पे रहने का कोई शौक नहीं है, मुझे इसका हल निकालना है ताकि मैं अपने क्लैन को सेफ रख सकूं। गाओचोंग कहते हैं यहीं पे रुक जाओ। बिच्छू कहते हैं क्यों? गाओचोंग कहते हैं तुम हमारी मदद करो। बिच्छू कहते हैं किस बात के लिए? गाओचोंग कहते हैं हमारा संदेश उस भूत घाटी के राजा तक पहुँचाने के लिए। और ये सुनते ही बिच्छू के चेहरे पे एक ईवल सी स्माइल रहती है और वो बहुत ही तेज वहाँ पे हंसने लगता है। बिच्छू कहता है ये है वीरता तुम्हारी, जिस इंसान से तुम बात करने के लिए डरते थे पर जब अपनी जान पे आई उस इंसान की मदद मांग रहे हो। तुम तो उसे शैतान मानते थे ना, एक शैतानों से मदद मांग रहे हो तुम लोग। और वो बहुत तेज तेज हंसने लगता है। गाओचोंग कहता है तुम हमारी मदद करोगे कि नहीं? बिच्छू कहता है क्यों नहीं, मैं ज़रूर करूँगा, मैं तुम्हारा संदेश वहाँ तक पहुँचा दूँगा, टेंशन की बात नहीं है। और गाओचोंग ने ये काम बिच्छू को इसलिए करने को बोला था क्योंकि बिच्छू भूत घाटी के जंगलों के अलग साइड में अपना क्लैन बना के रहता है। मतलब बिच्छू को भूत घाटी के पास में रहने से कोई डर नहीं लगता और बाकी सारे लोगों को उसके
पास तक जाने से डर लगता है, इसलिए वो काम उसने बिच्छू को दिया था। बिच्छू कहता है मैं पहुंचा दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। गाओचोंग कहता है क्या? बिच्छू जाओ जिसू पे इशारा करता है और कहता है मदद मांगने ये भी मेरे साथ जाएगा। जाओ जिसू साफ साफ मना कर देता है। जाओ जिसू कहता है कि मैं शैतानों के सामने हाथ नहीं फैलाता। बिच्छू राजा मुस्कुराता और कहता है तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर गाओचोंग उससे ऑर्डर दे देता है कि तुम्हें जाना पड़ेगा, और गाओचोंग वहाँ का लीडर है तो जाओ जिसू को बात माननी ही पड़ती है। और अभी के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये मेरी न्यू एफ आपको अच्छी लगे तो कमेंट कर दीजिए, और मुझे ना बताइए कि मैं इसको आगे शेयर करूँ या फिर कुछ और शेयर करूँ। मतलब आगे इंटरेस्ट आने वाला है, अपना वैन केसिंग आने वाला है, और आगे क्या क्या होगा ये तो आप आगे की स्टोरी जान के ही पता लगा सकते। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी ये स्टोरी पोस्ट करूँ सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए। और लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है जब प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं और थोड़े लाइक आते हैं। इसलिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार कीजिए, मतलब मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।